So plus to start, let's start our next topic. This is the result of emergency और what people learnt from the emergency. लोगों ने आपातकालीन से क्या सबक लिया, क्या सीखा, हम देखते हैं। कहता है आपातकालीन से एक वर्गीय भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। मतलब आपातकाल के बाद पता लगा कि भारतीय डेमोक्रेसी में क्या कमजोरियां रहीं और उसकी कहाँ तक ताकत है, ये दोनों चीज़ों के बारे में पता लग गया। आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। देखिए, मैंने कुछ लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं और आप इन लाइन्स को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा। और ये जो अंडरलाइन की हुई लाइन्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है भी आपातकालीन के कुछ समय पश्चात ही सारा कुछ और सारा कामकाज जो था वो लोकतांत्रिक ढर्रे पर वापस लौट आया था। तो कह रहा है भी आपातकालीन का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहली बात, आपातकाल के बाद भी भारत में लोकतंत्र स्थापित है। सबसे जो बात निकल कर सामने आई वो ये थी। दूसरा, नंबर 2 मैंने लिखा हुआ, देखिए, दूसरे आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्राविधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए। यानी कि हमें आपातकाल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी उलझने जो थी वो भी निकल कर सामने आई। अब अंदरूनी एमरजेंसी या इंटरनल एमरजेंसी जो थी वो सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाई जा सकती है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे। यानी कि जो भी मंत्रिमंडल है हमारा, जो मंत्रिमंडल होता है, जो राष्ट्रपति, अब जो भी सलाह होगी वो राष्ट्रपति उन्हें लिखित में सलाह देगा और उसके बाद ही इमरजेंसी लगाई जा सकेगी। 2 नंबर जो पॉइंट है हमारा, तो ये भी क्लियर हुआ कि अब सिर्फ जो इंटरनल इमरजेंसी जो कि पहले जो था भी स्टेट में गड़बड़ी होने की वजह से, गड़बड़ी के शक की वजह से भी इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, उसको हटा दिया गया और अब सिर्फ और सिर्फ जो थी वो ये सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अगर स्टेट्स में आपसी में किसी तरह का कोई मैसिव बड़े स्केल पर झगड़ा हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, अस्त्र शस्त्रों को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में ये लगाई जा सकती है। तीसरा, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गया। हमें जो राइट्स मिले हुए थे उन राइट्स के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर हो गए इसी एमरजेंसी की दौरान। यानी कि इमरजेंसी के चलते हुए लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स की जो थी वो और ज़्यादा अवेयरनेस हो गई। मतलब क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कहाँ जा सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं, कितना हम इसके हक के लिए लड़ सकते हैं। व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमि निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई। आपने देखा कि लोगों ने तरह तरह की याचिकाएं लगाई, उन पटिशन्स डाली, उन पटिशन्स को लेकर जो थी वो हाई कोर्ट्स के डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो थे वो अलग अलग थे। तो यहाँ वो भी उनके लिए कुछ काम नहीं, तरीके से उनको कोई राहत नहीं पहुँचा पाई। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा के में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए, कई और जो थे ऑर्गेनाइजेशन जो थे उसके बाद के बने, जो कि नागरिक अधिकारों के लिए बनाए गए। बहरहाल आपातकालीन के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। ऐसे में दोनों के बीच में एक सदा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए? दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ था। मतलब आप देख रहे हैं कि जो आपातकाल जो लगाया गया था उसमें जो प्रशासन और पुलिस दोनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये उनके अंडर में ही हुआ था। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई क्योंकि इनके ऊपर जो था वो राजनीतिक दल, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका पूरा का पूरा उनके ऊपर जोर था। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में थे। यानी कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा पुलिस का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा का सारा गवर्नमेंट के अंडर में था। इसके लिए यह समस्या जो थी आपातकाल के बाद भी ख़त्म नहीं हुई।
अब देखते हैं, हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, आपातकाल के बाद की राजनीति। देखिए, जैसे आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव में एक तरह के से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे, यानी कि लोगों ने देख लिया था। अभी जो शाह आयोग की रिपोर्ट थी उसमें देखा कि लोगों के साथ किस तरह से बर्बरता हुई, किस तरह से अधिकारों को काट दिया गया, किस तरह से मौजूदा सरकार ने जो था वो आपातकाल के अंदर अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया। और ऐसे में लोकतंत्र बचाओ का नारा जो था वो दिया गया कि लोकतंत्र खतरे में है। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की स्थिति भी यही रही, यानी कि इससे कांग्रेस को गहरा धक्का लगा। कांग्रेस को कई जगहों पर, कई स्टेट्स के अंदर जो थी वो हार का सामना करना पड़ा। आगे हम देखते हैं कि इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभवों में लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई। देखते हैं लोकसभा के चुनाव 1977 में 18 महीने के आपातकाल के बाद, यानी कि आफ्टर 18th मंथ, 18 महीने का टोटल आपातकाल था। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अंडरलाइन किया हुआ है। 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसके मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए, डिसीजन जनवरी में लिया गया। इलेक्शन मार्च में 1977 में ऐसे चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, यानी कि जो विपक्षी थे उनको बहुत ही कम समय मिला अपने इस कैंपेनिंग के लिए। लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी, यानी कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो थी वो हाथ मिला चुकी थी और एकजुट होकर जनता पार्टी के नाम से एक नया दल बनाया। इन सभी पार्टियों ने जनता पार्टी के नाम से एक दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया, यानी कि अब नई जो पार्टी बनाई थी जनता दल, उसमें उन्होंने जयप्रकाश नारायण का जो थे वो लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था। मतलब कुछ कांग्रेस के बागी नेता कह सकते हैं, या ऐसे नेता जो इस आपातकाल के खिलाफ थे, उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी बनाई और जो उस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था। और बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो क्लियरली कह सकते हैं कि जनता पार्टी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन की फॉर्म में जो थी वो दिखाई दी। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई जातियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि, यानी कि प्रेस के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से प्रेस पे सेंसरशिप कर दिया गया था। जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था, यानी कि देखा जाए तो ये सभी पार्टियां एक तरह से कांग्रेस के विरुद्ध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध, संजय गांधी के विरुद्ध, उस समय के जो लोकतंत्र, देश का जो लोकतंत्र को आप कह सकते हो कि यानी कि डेमोक्रेसी को जो था डिक्टेटरशिप में बदला गया, उसके सब के खिलाफ थे। जनता पार्टी के गठन के कारण यह सुनिश्चित भी हो गया था कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया, मतलब चौंकाने वाले नतीजे सामने हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई, बिल्कुल, क्योंकि जनमत जो था वो लोगों का विचार जो थे वो कांग्रेस के खिलाफ थे। जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी, कहीं वो लोगों को पता थी कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अधिकारों को जो था वो गलत इस्तेमाल किया गया, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो गलत था। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी, 154 सीटें ही कांग्रेस ले पाई। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली, यानी कि जो जनता पार्टी और जो उसके साथ अलायंस पार्टी थी उन्होंने मिलकर टोटल 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत पा सकी थी, यानी कि कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सारा कुछ उसके खिलाफ हुआ, विरुद्ध हुआ।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उसके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। देखिए दोनों बेटा और माँ दोनों ही जो थे वो इलेक्शन हार चुके थे। बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का बेरोक टोक चला, चक्का जो था वो बेरोक टोक चला, यानी कि जो साउथ इंडिया के अंदर जो थी वो विजय अभियान जिसको हम कह सकते हैं कि वो चलता रहा था। इसके कई कारण थे। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने के काम ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की प्रकृति और दूरगामी बदलाव आए थे। यानी कि अगर हम देखें तो सारा का सारा जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा वो नॉर्थ इंडिया से ही हार का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था और मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े थे। इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते हैं, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बात की ओर संकेत करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके लास्ट के 2 पेज रह गए हैं जिसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो जनता सरकार और जनता सरकार की विरासत के बारे में देखेंगे। और इसमें आगे जो था वो जनता पार्टी, हालांकि आपने देखा कि आपातकाल के दुष्परिणाम, या हम कह सकते हैं कि आपातकाल को एक भारत में जो है वो बुरे समय के लिए याद किया जाता है। इसके बाद जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। महज 2 सालों के अंदर ही ये सरकार जो थी वो अपना विश्वास खो बैठी। अपनी आंतरिक फूट की वजह से देश में इलेक्शन दोबारा हुए और एक बार फिर से इंदिरा गांधी जो थी वो सत्ता में आई और देश की प्रधानमंत्री बनी। तो आगे हम देखेंगे कल इसी के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। और इफ़ एनी क्वेरी इज देयर देन यू कैन मेक ए कॉल टू मी। आप मुझे कॉल कर सकते हो। यू आर फ्री टू मेक ए कॉल to me